ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में अब तक हमने सीखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में भी लास्ट क्लास में डिटेल में समझा था। मैंने तुमको उस क्लास में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हार्ट, उससे जुड़ी हुई नलियां यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड। हार्ट के अंदर और नलियों के अंदर यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको हम ब्लड बोलते हैं। तो आज इस क्लास में हम ब्लड और उसका क्या कंपोजिशन होता है, वो किस तरह से बना होता है, उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ब्लड ग्रुप्स के बारे में तुम ऑलरेडी जानते होगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, जहां पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल इसको बेहतर ढंग से समझेंगे ताकि लिम्फ के बारे में कोई भी कंफ्यूजन तुम्हारा जो भी हो वो आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पाइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक एनिमल्स कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो इनके बारे में भी लास्ट में हम समझ लेंगे, राइट। तो चलो अभी हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की स्टडी हम करते हैं हीमेटोलॉजी में। किसमें? हीमेटोलॉजी। हीम का मतलब ब्लड समझ लो, लॉगस मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। तो चलो इसको फटाफट से लिखते भी चलते हैं, नोट्स भी बनाते चलो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला टॉपिक है हीमेटोलॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी, ये फर्स्ट टर्म है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक, जो हमारा ब्लड होता है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं लिख सकता हूं ब्लड बना होता है प्लाज्मा से, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो होता है 55%। ये परसेंटेज भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, और फॉर्म्ड एलिमेंट में 45% होता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा आरबीसीज आता है, डब्ल्यूबीसीज आता है, और प्लेटलेट्स आती हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में स्टडी करने से पहले ब्लड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम और समझ लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जब एक फीटस एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन शुरू में होता है, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, बाद में जाके हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। मीसोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। एंडोडर्म से डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो मीजोडर्मल लेयर से होता है। 3 जर्म्स लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है? मीजोडर्मल, जो हमारी जर्म लेयर होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। टिश्यू कौन सा होता है? जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू के बारे में तुमने पढ़ा होगा, बहुत से टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, राइट, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और बहुत टाइप के टिश्यूज तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर्स ब्लड फ्लो करता है। कितना? 5 to 6। तो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड पाया जाता है।
हार्ट से शरीर के दूसरे हिस्से में ब्लड जाता है और फिर से वापस आता है, कितना समय लेता है? ऑन एन एवरेज 45 सेकेंड्स का समय लगता है। ऑन एन एवरेज 45 सेकेंड्स का समय लगता है, राइट। जो ब्लड हमारा हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 के बीच में होती है। जैसे एथलीट्स होते हैं ना, उनकी हार्ट बीट कम होती है, तो यानी हार्ट बीट कम होने का मतलब ये हुआ इफिशिएंट हार्ट है, राइट। तो हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक। हमारा जो हार्ट है वो 1,00,000 बार 1,00,000 टाइम्स धड़कता है, टाइम्स पर डे। ये हार्ट किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन हार्ट के अंदर ब्लड होता है, राइट ना, तो इसकी बातें भी करना जरूरी है। कितना? 1,00,000 बार हमारा हार्ट बीट करता है एक दिन में 1,000 बार। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी देता है, तो सबसे ज़्यादा हार्ट में पाया जाएगा, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली पंपिंग करता रहता है, उसको कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क होगा, और वर्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? हार्ट में होगा, क्योंकि हार्ट तो बचपन मतलब शरीर के अंदर ही रहता है, और उस एक फीटस शरीर के अंदर रहता, बाहर आता है, तो कंटिन्यूसली हार्ट बीटिंग होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है? हार्ट में ही पड़ती है। तो हमने समझा हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड हमारा 55% प्लाज्मा का बना होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है। अभी किसी में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेडीज़ में कम ज़्यादा हो सकता है, राइट, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना होता है। 45 सेकेंड्स में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है हमारी शरीर से, फिर से हार्ट में पहुंच जाता है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट होती है। 1,00,000 बार हमारा हार्ट धड़कता है एक दिन में, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ब्लड का पीएच देखो, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच तो जानते होगे ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये 7.4 होता है। पीएच जितना कम होता है वो एसिडिक होता जाता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक मीडियम होता है, यानी एल्कलाइन मीडियम भी बेसिक को बोलते हैं। तो पीएच 7.4 होगा तो ये क्या होगा? एल्कलाइन होगा, कुछ क्षारीय प्रकृति का हमारा ब्लड होता है। तो ये ब्लड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम यहाँ पर फटाफट से नोट डाउन कर लो, ताकि मैं इसको रब करूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जैसा दिख रहा है 55% है, राइट ना। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना, इस प्लाज्मा में ही ये फॉर्म्ड एलिमेंट यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब होती है। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड के जैसा मटेरियल है, राइट ना। उसी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, जिसको तुम पहले से भी थोड़ा बहुत जानते जरूर होगे, उसमें होती है। तो प्लाज्मा का अगर हम देखें कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन कुछ इस तरह से होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, यानी ज़्यादा तो पानी ही होता है, और पानी होना भी चाहिए, राइट, क्योंकि ब्लड फ्लो करने के लिए थोड़ा लिक्विड होना ज़रूरी है। 90% वाटर होता है और 10% में अदर चीज़ें होती हैं, अदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। अदर चीज़ों में क्या हो सकता है? जैसे आरबीसी हो सकता है, जिसको रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोल सकते हैं। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी प्लेटलेट्स होती है। अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, पहले प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में चलती है। वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में।
वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे अमोनिया वगैरह है, वो पॉइजनस होती है हमारे शरीर के लिए, उसको शरीर से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो कैसे? वो प्लाज्मा में आ जाती है और उसके बाद हमारी किडनी के पास जाती है और वहाँ से यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन में, तो उसमें हम ये सब बातें दोबारा से करेंगे। फिलहाल वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी बहुत सी पाई जाती हैं प्लाज्मा में। एक हिपैरिन नामक हार्मोन पाया जाता है, हिपैरिन हार्मोन, इसको याद रखना, हिपैरिन हार्मोन। ये क्या करता है? अगर हिपैरिन हार्मोन होगा ना तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड बह रहा है, क्लॉट भी तो कर सकता है ना, क्लॉट करेगा तो समस्या आ जाएगी। तो क्लॉटिंग ना हो, ब्लड फ्लूइड के जैसा फ्लो करता रहे, उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग नहीं होने देता, यानी खून को जमने नहीं देता है। कौन सा हार्मोन? हिपैरिन हार्मोन, ये खून को जमने नहीं देता। इसके अलावा बहुत से आयंस भी होते हैं प्लाज्मा में, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, राइट। इस तरह से आयंस भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। और ब्लड में, अब प्लाज्मा के अंदर ब्लड भी होता है, ब्लड मतलब ये तो पूरा ब्लड ही हुआ ना, तो प्लाज्मा के अंदर जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स भी होती है। तो ये कंपोजिशन हुआ 90% वाटर, 10% अदर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ज़्यादातर पार्ट क्या है इसका? ज़्यादातर पार्ट तो वाटर ही होता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारा प्लाज्मा के बारे में। अब हम बात करेंगे RBC और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो इसको मिटा दूं, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको मैं रब करूंगा और फिर बात करेंगे हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे। RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाऊंगा और उसके बाद डिटेल में थोड़ा सा हम इसको समझने वाले हैं, ठीक। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ें हैं। फॉर्म प्लाज्मा के बारे में तो हमने समझ लिया, इसमें 3 चीज़ें होंगी हमारी, RBC, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं RBCs। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पस्कल्स और इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ RBC को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ RBCs, ठीक है। तो जब ब्लड फीटल स्टेज में, यानी मां के यूटेरस के अंदर बच्चा होता है, तो RBC जो बनती है इन फीटल स्टेज, वो बनती है लीवर एंड स्प्लीन में, ठीक है। और आफ्टर बर्थ ही बनेगी रेड बोन मैरो से, रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो हड्डी के अंदर पाया जाता है। जैसे रेड बोन मैरो होती है वैसे येलो बोन मैरो भी होती है। येलो बोन मैरो से फैट्स वगैरह बनता है, रेड बोन मैरो से WBC, RBC और ये प्लेटलेट्स वगैरह बनती है। तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ RBC।
इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब जो हमारी आरबीसी है, ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बना होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन को अगर देखो तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते, हीम है ना और ग्लोबिन। हीम क्या है, ये आयरन से बना होता है, आयरन से। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन, तो मतलब अगर तुमसे कोई पूछे हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, तो आयरन से, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है उससे मिलकर बनता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन से 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ के शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है। अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ती है, जैसे हीमोग्लोबिन जुड़ गई ऑक्सीजन के साथ, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी, HB लिख दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे लिख देता हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख लेना यहां पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है, तो इसको बोलते हैं कार्बामीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसके पहले की क्लासेस में तुमको मैंने कई बार बताया है कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बहुत ज्यादा होती है, इसके कंपैरिजन में लगभग 200 गुना ज्यादा होती है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, सबसे पहले बड़ा मेन फंक्शन है ये ब्लड का, कि ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होगी वो ऑक्सीजन को बाइंड करके एक स्थान से दूसरे स्थान फास्ट पहुंचा देती है। ठीक, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करती है। अगर ये चॉइस आ जाए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ पहले बंध बनाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए और ये दोनों हो, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन किससे बंध बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाती है तो परमानेंट बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड टूटता नहीं है, और ये जो हमारी आरबीसी उसको डैमेज कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। जैसे लकड़ी तुमने जलाई, उसमें धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने का मतलब हुआ कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो ये हमारी हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी और परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिससे ये डैमेज ही कर देती है उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को। ये जो होता है ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है, तो यानी ये हमारी सेल तक जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जो मटेरियल ऑक्सीजन रहेगा उसको रिलीज करेगा और हीमोग्लोबिन फिर से हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तो टेम्परेरी है, लेकिन ये परमानेंट है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस होती है, पॉइजनस भी हो जाती है हमारे लिए। डन। तो इस तरह से हमने आरबीसी के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। जो डब्ल्यूबीसी होती है कलरलेस होती है, जबकि आरबीसी रेड कलर की होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब इसमें कलरलेस होती है, तो इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, राइट, नो पिगमेंट। अगर तुम रेशियो देखो कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या रेशियो है हमारे ब्लड में, तो 600 अगर आरबीसी रहेगी तो डब्ल्यूबीसी सिर्फ एक ही रहेगी, यानी 600:1 का रेशियो होता है। ये न्यूक्लिएटेड होती है,
यानी जो WBC होती है इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि RBC न्यूक्लिएटेड नहीं होती। जब RBC मैच्योर होती है तो उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मैंने RBC जब पढ़ाया था तो ये बात नहीं बोली थी, तो अभी नोट डाउन कर लो कि RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस, जब वो मैच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस हट जाता है, तो वो न्यूक्लियस नहीं होती, जबकि इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो RBC होती है वो बाइकॉन्केव होती है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। RBC की बात कर रहा हूं, RBC बाइकॉन्केव होती है और उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये जबकि न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका लाइफ स्पैन अगर बात करें कि कितने दिन तक ये रहती हैं, तो लाइफ स्पैन इनका होता है 3 to 4 डेज। ठीक है, जबकि RBC की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। मैंने क्या बोला, RBC रेड ब्लड वाली, इनकी लाइफ स्पैन होती है 120 दिन, और 120 दिन के बाद उन RBC को, मैं RBC की बात कर रहा हूं अभी, उन RBC को WBC खा जाती है, तो इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। 120 दिन तक उसकी लाइफ स्पैन होती है RBC की। इस बात का इस्तेमाल हम एक A1C टेस्ट होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं A1C टेस्ट। A1C टेस्ट में ये पता चल जाता है 120 दिन यानी 3 महीने का लगभग ग्लूकोज कितना जो RBC उससे बाइंड, 120 दिन तो जिएगी, तो 120 दिन तक कितना ये बांध के ग्लूकोज रखती है वो पता चल जाता है A1C टेस्ट में। अगर इसकी लाइफ स्पैन 120 दिन RBC की नहीं होती तो नहीं पता चलता, राइट। तो लाइफ स्पैन होने से हमको ये पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने में ग्लूकोज का क्या परसेंटेज हमारे RBC से बाइंड होता है। ठीक है, अब यहां पे तो 3 to 4 डेज ही होती है, तो इसका मतलब इसकी लाइफ स्पैन तो बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर प्रोडक्शन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ RBC को हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, ये कहां बनता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन कहां है, यानी कहां पे ये बनता है। रेड बोन मैरो में तो क्या बनती थी हमारी, RBC बनती थी, राइट। इसका जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है वो है लिम्फ नोड, स्प्लीन और रेड बोन मैरो। इसको पूरा लिख देता हूं, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हड्डियों में पाई जाती है, जैसा कि मैं WBC पढ़ाया था तो भी मैंने ये बात डिस्कस की थी। इनका फंक्शन क्या है अगर ये समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो WBC होती है ना, ये कोई जर्म बाहर से आता है उसको किल करने का काम आती है, यानी ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनिटी के लिए इसका ये यूज की जाती है, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी के लिए हम इनको WBC यूज करती हैं। ठीक है, अगर जहां पे इन्फेक्शन ज्यादा होगा या जर्म का अटैक ज्यादा होगा, जैसे मान लो हमने एक टेस्ट कराया, वहां पे हमको WBC बहुत ज्यादा मिली किसी जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जर्म का अटैक ज्यादा हुआ, तभी तो WBC वहां पे ढेर सारी पहुंच गई, करेक्ट ना। तो अगर टोटल ल्यूकोसाइट समझ रहे हो, ये ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। ये ज्यादा भी नहीं होने, ज्यादा का मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन हुआ है। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। यानी WBC का एक फिक्स्ड काउंट होता है जो रहना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं पे तो अटैक हुआ है बाहरी जर्म का,
जिसकी वजह से WBC वहाँ पर पहुँच गई है। ज़्यादा काउंट इस बात का इंडिकेशन है कि जब बाहर से अटैक हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अभी थोड़ी और सी बातें समझेंगे, बस इतनी बात समझ जाओ। ल्यूकोपाइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, साइट ऑफ प्रोडक्शन लिम्फ नोड में बनता है, स्प्लीन में, रेड बोन मैरो में मिलता है। इम्यूनिटी के काम मेन आता है, जैसे वैक्सीन वगैरह लेते हैं ना, हम वैक्सीन लेते हैं तो उस जैसे मान लो हमने एक वैक्सीन ली पोलियो की, तो पोलियो की वैक्सीन हम जब लेते हैं तो यही WBC ही होती है अंदर जो एंटीबॉडी बना लेती है। तो पोलियो की वैक्सीन में हम जो डेड पोलियो का वायरस होता है वही इंजेक्ट करते हैं, तो शरीर को ऐसा लगता है कि एक्चुअल का जो वायरस है उसने अटैक किया है, पोलियो के वायरस ने। तो WBC उसके खिलाफ एक बॉडी बना देती है जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, उसको किल करने के लिए। अब जब एक्चुअल में वो वायरस अटैक करता है शरीर में तो एंटीबॉडी पहले से बन गई होती है WBC में, राइट, तो उसको किल कर देता है। तो इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारा WBC। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इम्यूनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे कुछ चीजें और WBC का क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। तो इसको मिटा दूं, इसको मिटाने के बाद कुछ और चीजें मुझे लिखनी है, मिटा दो। इतनी बातें तो लिखनी होगी तुमने, ठीक है। हाँ, तो अगर क्लासिफाई करें हम WBC को, तो हम WBC को दो तरह में बांट सकते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब ग्रैन्यूल मतलब छोटे छोटे, जैसे ग्रैन्यूल मतलब दाने के जैसा अपीयरेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। इसमें तीन तरह का होता है। एक होता है एसिडोफिल्स, ठीक है। दूसरा होता है बेसोफिल्स, इस तरह की सेल होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसका नाम ऐसे क्यों? क्योंकि जब इसको ये एसिड स्टेन देता है, एसिड स्टेन की जैसे, मतलब इसको कलर करोगे एसिड से तो ये कलर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड स्टेन पे ये कलर्ड हो जाता है। और ये बेसिक मतलब क्षार, ये बेसिक तो समझते हो, क्षार जो OH होता है जिसमें बेसिक स्टेन, और इसमें बोथ मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से ये कलर हो जाती हैं सेल, तो इसलिए इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। सिनोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल होता है जिससे ये प्रॉपरली कलर्ड हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिनोफिल्स भी बोलते हैं। फिलहाल एसिडिक स्टेन से ये स्टेन हो जाती है, कलर हो जाती है, बेसिक से ये, तो उसी स्टेन के नाम पे इनको अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट्स आता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा तुमको पता होना चाहिए। इसमें दो तरह की, एक बी लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट बेसिकली यही इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती है। इम्यूनिटी यानी बाहर से कोई चीज़ आएगी तो एंटीबॉडी वगैरह बनाने में टी भी काम करती है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बस इतनी बातें तुमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि WBC को हम ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रैनुलस मतलब थोड़ा दाने के जैसा दिखता है, एसिडोफिल उसको बोलते हैं जो एसिडिक स्टेन से, एसिड स्टेन से ये पूरा कलर हो जाएगा, मतलब इसको अगर कलर करोगे कलर हो जाएगी। और इस वाली सेल को अगर बेसिक स्टेन दोगे तो उससे, और इस वाली को दोनों, चाहे एसिडिक दो चाहे बेसिक, दोनों से, इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल इसको एक अलग सा नाम भी देते हैं क्योंकि एओसिन जो है एक केमिकल है जिससे ये कलर हो जाता है, इसलिए एक अलग सा भी नाम दे दिया गया।
ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट में 2 होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। तो इतनी बातें तुमको ध्यान में रखनी है, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, तो चलो अभी हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसके फंक्शन को अगर हम समझ लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन जो होता है टू क्लॉट द ब्लड। कब? जैसे मान लो कहीं पे कट लग गया, हमारे शरीर से खून बहने लगता है, तो तुम देखते होगे धीरे 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 खून अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसा क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको रिलीज करता है, तो जो कटी हुई चीज़ है वहाँ पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और जो शरीर से खून बह रहा होता है वो हो जाता है बंद। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। जैसे कट कहीं पे हमारे शरीर में मान लो कुछ शार्प चीज़ लग गई, खून बहने लगा, तो तुम देखते हो कि धीरे धीरे जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है और किसी का ऑपरेशन कराना है किसी को, तो क्या ऑपरेशन कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट कम होगा तो खून क्लॉट ही नहीं करेगा। अगर एक बार कट लगाया तो खून बहता चला जाएगा। तो प्लेटलेट्स का भी बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। डन ना? तो ये तो बात हो गई अपनी प्लेटलेट्स का, और मेन फंक्शन इनका क्या हुआ? क्लॉट करना ब्लड को। ठीक, अब हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में। देखो यहाँ पे दिया गया है लिम्फ। ठीक, तो लिम्फ क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप अभी छूट गया अपना ना, ब्लड ग्रुप, चलो फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। देखो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, राइट, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और एक ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये ब्लड ग्रुप का नाम किस बेस पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। कौन सा एंटीजन होता है उसी नाम पे ये दिया जाता है ब्लड ग्रुप का नाम। ठीक, अगर ए ब्लड ग्रुप तो एंटीजन कौन सा? ए, और इसके अपोजिट जो होगा वो होगा इसमें एंटीबॉडी। जैसे मान लो यहां पे ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए। ठीक, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब एंटीजन कौन सा है? एंटीजन बी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा है? ए बी है। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? तो इसका मतलब एंटीजन ओ है? नहीं, ये एक्चुअल में 0 है, तो इसका मतलब नो एंटीजन, नो एंटीजन। ठीक है, अब ये तुम समझ गए होगे। एंटीजन ए रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप में बोलेंगे, बी अगर एंटीजन रहेगा बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन रहेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं रहेगा तो ओ या 0 बोल सकते हो। 0 बोलो ज्यादा सही है, राइट कि नहीं? तो इसको बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज ब्लड ग्रुप के साथ तुमने सुना होगा, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ना, तो ए पॉजिटिव और नेगेटिव ये सबसे पहले रीसस मंकी से आया, रीसस मंकी, ये ऑब्जर्व किया था, वहां से ये RH जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, पूरा तुम नहीं बोलते ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का मतलब ए RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई होप ये सब चीज़ें तुम पहले से जानते होगे। यूनिवर्सल डोनर यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन अगर मान लो कोई O नेगेटिव है और ये O पॉजिटिव है तो ब्लड नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी मैच करना चाहिए, अन्यथा ब्लड नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों ये सबका ब्लड ले लेता है? देखो, एक तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो किसी को भी ब्लड दोगे। इसके पहले एक चीज और थोड़ी सी समझ लेते हैं। अगर एंटीजन यहाँ पे ए है तो एंटीबॉडी इसका मतलब यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए है। अगर एंटीजन ए बी है तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होगी? कुछ भी नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी ही नहीं होगी। करेक्ट ना?
और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें तुम जानते होगी, इसलिए मैं ज़्यादा और डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें तुम पहले से भी जानते होगे। इतनी बात समझ में आई कि अगर एंटीजर ए रहेगा तो उसका ए ब्लड ग्रुप नाम देंगे, बी तो बी, और जो एंटीजर रहेगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है, ये साथ में ही होता है, लेकिन ये क्लॉटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर बाहर से कुछ ऐसा आया, जैसे बाहर से तुमने बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया, तो बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, तो क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर जब कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को चढ़ाया जा सकता है, उसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं, तो सेम ही है। ए का बी ब्लड, ए ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है, बी ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है, तो इसमें ट्रांसफ्यूजन ब्लड का नहीं किया जा सकता। ये O वाला अगर पॉजिटिव है और दूसरा वाला ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, इसको सबको दे सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर मतलब ये सबको दे सकता है। AB वाला सबसे ब्लड ले सकता है, ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, राइट ना। तो ये हुआ थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में बात, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, कर लें थोड़ी सी बातें लिम्फ के बारे में। देखो लिम्फ क्या है, सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो जैसे हमारी आर्टरी होती है और वेन होती है, राइट ना, हाँ होती तो है। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर निकाल रहा हूँ, मार्कर निकाल लेता हूँ तो बताता हूँ। यार किधर गया मार्कर, चलो इसी से काम चला है। जैसे मान लो ये वेन है, ठीक, ये वेन आ रही है, ठीक है, ये आर्टरी फॉर एग्जांपल आ रही है, इधर से आर्टरी आ रही है, राइट। और मैंने तुमको बताया था आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली नलियां जो होती हैं उनको बोलते हैं हम कैपिलरीज, करेक्ट। तो ये पे मान लो यहाँ पे छोटी छोटी पतली पतली ऐसे कैपिलरीज होती हैं ऐसे, उसके बाद ये फाइनली जाके यहाँ पे कनेक्ट, यहीं पर एक्सचेंज होता है चीज़ों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और सेल को और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हमारी क्या होगी, सेल होगी, एक्सचेंज होता। जैसे मान लो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, अब यहाँ पे मोटी नली है, अब यहाँ पे आने के बाद पतली हो गई। मोटी नली से अगर पतली नली होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर पतली चीज़ों में ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जगह कम होगी तो जाने का रास्ता कम होगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो चीज़ें यहाँ पे रिस करके डिफ्यूज़ करके सेल में आ जाएंगी, ठीक बात है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आ ही जाती हैं, उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आनी चाहिए वो भी यहाँ पे स्क्वीज हो जाती हैं रिस के सेल में। सेल के जो चारों तरफ इंट्रासेल्यूलर मटेरियल होता है उसमें आ जाती है। इंट्रासेल्यूलर स्पेस तो जानते होंगे, जैसे एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो ये तो सेल अलग अलग सेल हो गई, राइट। ये देखो इसमें जगह हो गई बीच में ना, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो रिस के यहाँ ब्लड का कुछ मटेरियल इस इंट्रासेल्यूलर स्पेस में भर जाता है। अब धीरे धीरे अगर ऐसा लगातार होता रहा तो एक टाइम क्या होगा कि ब्लड का जितना मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे चीज़ें आई वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, राइट। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल यहाँ पे आया, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ में हमारी प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, कुछ वाटर भी, एक्सेस वाटर भी हो सकता है, राइट। WBC भी हो सकती है, लेकिन RBC नहीं होती, रेड ब्लड कार्पस्कल्स नहीं होती है, और ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो इसी को हम लिम्फ का नाम देते हैं। ध्यान में रखना RBC नहीं आती है, बाकी ये चीजें आ जाती है, प्रोटीन वगैरह भी आ जाती है इसमें, ठीक। अब इसको फिर से इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में अगर लेके जाना है तो सिंपली यहां से कुछ नलियां निकलती हैं, ये जाके इस वेन में जुड़ जाएंगे, ये इधर से आई, अब ये वेन में ही जुड़ती हैं। याद रखना, ये जो इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स,
ये क्या बोलेंगे इनको, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो ये यहां से ले जाके फिर से इस मेन स्ट्रीम में डाल देंगे, तो सर्कुलर जो मटेरियल यहां पे आया हुआ वो फिर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। तो लिम्फ समझ गए, आरबीसी को हटा दो, बाकी की चीज़ें रिस के यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसी को लिम्फ बोलते हैं। और उसके बाद लिम्फ, जिस डक्ट या लिम्फेटिक सिस्टम तुमने सुना होगा, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब लिम्फ से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे उस सिस्टम में रहती हैं, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक नोड्स हो गया, तो उसको सबको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एनीवेज, तो ये लिम्फेटिक वेसल के जरिए से यहाँ पे फिर से सर्कुलेशन में आ गई, यानी जितना लॉस हुआ था यहाँ पे फिर से कंपनसेट हो गया। तो लिम्फ समझ गए, आरबीसी ना हो, प्रोटीन वगैरह हो, वाटर वगैरह हो, डब्ल्यूबीसी वगैरह हो, ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्टर होकर यहाँ पहुँच जाती है, तो उसी को लिम्फ बोलते हैं। और इस लिम्फ को फिर से वेन्स में, आर्टरी में नहीं, वेन्स में ले जाके मिला देती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और जिससे जो लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में। देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा आसान है। ये मान लो आर्टरी आ रही है यहां से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बात में कर रहा हूं, ये आर्टरी है, यहां से ब्लड आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये ब्लड पूरा, मान लो ये एक वेसल है, बर्तन है, इस बर्तन में पूरा छोड़ दिया ब्लड, और यहाँ पे ऑर्गन है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन होंगे, राइट, उस ऑर्गन को ब्लड ऐसे पहुँचा दिया गया पूरा, मतलब इसने ले जाके डायरेक्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया, पूरा का पूरा पानी उस टब में चला गया। उसके बाद यहाँ से एक दूसरी नली निकलेगी, ये होगी वेन। अब ये वेन ना इसमें से ब्लड लेके फिर से सर्कुलेशन करेगी, तो ओपन सिस्टम है, यहाँ पे पूरी तरह से ये नली इससे मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होंगे उनको ऐसे, मतलब जैसे सिंचाई होती है ना, प्लांट से सिंचाई कर दिया, उसके बाद दूसरी तरफ से एक नली ने बड़ी सी पाइप लगा दी, वहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे पूरी तरह से सिंचाई होगी, यहाँ पे पानी आया, खेत में भरा, और उसके बाद एक दूसरी नली से उसको बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है, हमारे अंदर होता है ना, जिसमें ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आता नहीं, ये हमारी वेन है, ये वेन है, ठीक है, और ये लिस्ट से आर्टरी है हमारी, राइट, आर्टरी से ब्लड आ रहा है हमारे, और वेन से इधर ब्लड जा रहा है। यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती, तो कभी ऐसे तो नहीं होता डायरेक्ट सिंचाई होने का ना, तो इसका मतलब डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और हार्ट में भी तुमको मैंने सिखाया है कि हार्ट में भी जब जाओगे, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा तुम्हारा, राइट, इस तरह से, तो यहाँ पे वेन्स यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले एरिया में रहता है, ऑक्सीजनेटेड, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती ही नहीं। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड जब नहीं होती है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब खुला ना, जैसे बर्तन में कैसे सिंचाई हो रही थी, इसमें ऐसी कोई सिंचाई नहीं होती, राइट। तो बहुत बेहतर ढंग से समझने कहते हैं कि पाइकिलोथर्मिक क्या है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से उनके शरीर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, तो उनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मिक। जैसे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन, जैसे एम्फीबियन में मैं फ्रॉग ले लूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाइकिलोथर्मिक इनको हम बोल सकते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो ये क्या करेंगे, इनके शरीर का अंदर टेम्परेचर भी ठंडा होता जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उस इन्वायरमेंट से उन्होंने एडजस्ट कर लिया, राइट। गर्म है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी गर्म हो गया, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। ठंडक के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म ही रहता है। अब ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का ठंडा हो गया तो हमारे शरीर से जो हीट होती है वो बाहर का इन्वायरमेंट खींचता है, जिससे हमको ठंडक लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, राइट ना। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं कि हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकें, तो हमको बोलेंगे होम्योथर्मिक, और जो एडजस्ट कर लेते हैं उनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मिक।
अब तुमने ये सुना होगा फ्रॉग जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब ये होता है विंटर सीजन में अगर ये अंदर जाएंगे शरीर की, जैसे मान लो फ्रॉग है, बाहर बहुत ठंडक है तो शरीर का टेम्परेचर इनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक हुई तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर के अंदर का कम हो जाता है और ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। ये विंटर सीजन में होता है तो हाइबरनेशन इसको बोलते हैं। और अगर एस्टिवेशन बोलते हैं जब ये होता है, एस्टिवेशन इसको समर सीजन में होता है, यानी गर्मी के दिनों में अगर ये चले जाते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, वहाँ पे आराम से सो गए, एकदम सुस्त हो गए, खाना पीना नहीं खा रहे हैं फिर भी जिंदा है, राइट ना। तो प्रकृति ने चीज़ों को कितना बेहतर ढंग से बनाया। तो तुमको ये समझना, समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर सीजन को हाइबरनेशन बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इन दोनों सिचुएशन में एडजस्टमेंट तो शरीर का होता है लेकिन इतना भी नहीं हो पाता, तो इनके शरीर की जो सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन जब जाड़े का दिन होता है तब होता है, एस्टिवेशन जब गर्मी का दिन होता है तब, उस स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। हमारे शरीर में तो ऐसा होता ही नहीं, हमारे शरीर में तो बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे शरीर का टेम्परेचर चेंज होगा तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आ जाएगी। इसलिए ठंडक के दिनों में हम स्वेटर पहनते हैं ताकि हमारे बाहर अंदर की हीट बाहर ना जाए। तो हम क्या है? होम्योथर्मिक। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो ब्लड होगा ना एक नली में बहेगा, जैसे हमारे अंदर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। लेकिन इंट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है ब्लड कुछ बाहर नहीं बहता है, ब्लड सब कुछ उनके अंदर ही होता है, एक सेल के अंदर ही सब कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर। जैसे मतलब चलो एक एग्जांपल के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैं तुमको बता दूं। जैसे मान लो अमीबा तुमने लिया, ठीक है, अमीबा में क्या होगा, अंदर कोई चीज आएगी, एक ही सेल है, अब इस सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर हो इंट्रा सेल्यूलर। लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी सेल ये है और हमारे ब्लड की नलियां यूं आ रही हैं, राइट, नली के अंदर बह रहा है, यहाँ पे रिस्क के और उसके बाद सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल तो हमारी इंटैक्ट ही है और ब्लड हमारा इस नली में बह रहा है। तो एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के बाहर, ठीक है। तो ये तो बातें हुई आज ब्लड और उसके कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप के बारे में, लिम्फ के बारे में और इन कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।